अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं। अरे वीडियो चालू है क्या? अच्छा कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। पिछली वीडियो में एक गड़बड़ हो गई थी, क्या वो मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते इसमें आवाज़ चली गई, तो उसका सोल्यूशन तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन ये है कि उन तीनों चारों योजनाओं को मैं एक बार फिर से आपको फटाफट बता दूं। तो लास्ट टाइम हमने ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, किसान कॉल सेंटर योजना, यहाँ तक पढ़ लिया था। पर क्योंकि इन तीनों योजनाओं में आवाज़ चली गई थी तो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा 2 योजनाएं आज हम पढ़ेंगे। आप मस्त होकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी का सार है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की। नाम से ही पता लगता है किसान संपदा, है ना। संपदा मतलब समृद्धि होना, आय में वृद्धि होना, रुपया पैसा मिल जाना। ऐसी कोई योजना हो जिससे किसानों की संपदा में वृद्धि होवे, उसको किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य समझना चाहिए। अब टेक्निकली समझते हैं कि किसान संपदा योजना क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बता रखा है, कोई भी योजना है उसका एब्रिविएशन आपको याद रखना है, उसका संक्षेप रूप आपको याद रखना है, संक्षिप्त रूप आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो संक्षिप्त रूप है वो है PMKSY, ये आपको याद रखना है। यह योजना शुरू हुई थी सन 2016 में, और जब यह सन 2016 में यह योजना चालू हुई, ये शुरू की गई, तब इसका नाम था संपदा। ठीक है, खाली क्या था? संपदा। बट 2017 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना को चलाने वाला मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये मंत्रालय है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे। तो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, यानी फूड को प्रोसेस करना। आपने देखा होगा आज के टाइम में बड़े बड़े शहरों में या ऑनलाइन जो कमर्शियल वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या तमाम तरह की साइट्स हैं, उन साइट्स पे आपको प्रोसेस्ड फूड मिल रहा है। मतलब कि आप इडली है, थोड़ा पानी डालो, 10 मिनट रखो, उसको तैयार हो जाएगी। इसी तरह से पोहा तैयार हो रहा है, इसी तरह तमाम चीज़ें वहाँ पर तहारी, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या सब चीज़ें आपकी तैयार हो जा रही हैं। तो ये होता है प्रोसेस्ड फूड होना। और भी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से समझें हम तो फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि के द्वारा जो भी कच्चा उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है या कृषि सहायक क्रियाओं से प्राप्त हो रहा है, जैसे पशुपालन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, कृषि के माध्यम से तमाम तरह की सब्जियां, फल हमको प्राप्त हो रही हैं। पशुपालन से हमको दूध प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और हमको पशुपालन के माध्यम से और भी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। और साथ में हमको समुद्री कृषि के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से सी फूड मिल रहा है, मछलियां मिल रही हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण में होता क्या है कि एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है ना, अब नाम से ही पता लगा प्रोसेसिंग। एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादों को एवं समुद्री उत्पादों को भौतिक, रासायनिक या जैविक तरीकों से करके, चाहे तो भौतिक तरीका हो या रासायनिक तरीका हो या जैविक तरीका हो, उसके माध्यम से उनकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उनकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। लाइफ बढ़ती है तो उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है। फूड प्रोसेसिंग के जरिए उस कच्चे माल को क्या किया जाता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है, साथ में उनका प्राइस बढ़ जाता है और उनको तुरंत खाने योग्य बनाया जाता है। तुरंत, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने देखा होगा कि आपने गाय का दूध निकाला, और यदि आपने गाय का दूध निकाला, हमारे घर में यहाँ पे गाय है, तो अब गर्मियों का समय है, अब हम यदि सुबह के समय धार निकालेंगे, धार निकालना बोलते हैं ना, धार निकालना, तो धार निकालेंगे, दूध निकालेंगे, और यदि हमने दोपहर तक उसको उबाला नहीं, गर्म नहीं किया, तो वह सड़ जाएगा, ठीक है, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। बट आपने देखा होगा ये सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में या जो शहरों के आसपास ग्रामीण इलाका है
उन्हीं क्षेत्रों में ये सुविधा मिल सकती है कि भाई दूध निकला हुआ, धार निकली हुई सीधी मिल जाए, पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ के लोगों तक कैसे दूध को पहुँचाया जाएगा? तो आपने एक प्रक्रिया का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने पौष्चुरीकरण का नाम सुना होगा। पौष्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक भौतिक परिवर्तन के माध्यम से, टेम्परेचर को अप डाउन करके माध्यम से क्या कर दिया जाता है, दूध में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको समाप्त कर दिया जाता है, फिर पैकेट में पैक करके, और चाहे वो 1-2 दिन बाद तक भी चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दूध की जो उम्र थी वो 2-4-5 घंटे ही थी, पर उस उम्र को बढ़ा के 24 घंटे 48 घंटे तक कर दिया गया, उसके प्राइस को बढ़ा दिया गया, और उसके बाद उसको तुरंत खाने योग्य बना दिया गया। समुद्री उसमें क्या चीज़ था, मछलियाँ पकड़ी, अब फरदीन चाचा ने जाके उसको काटा, या मतलब समुद्री क्षेत्रों के आसपास किसी ने उसको जा काटा, बुरी तरह से काटा, और वो तभी खाने योग्य रह गई। बट अगर किसी बंदे को नॉर्थ इंडिया में खाना है, हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल में मछली खानी है, तो संभवतः उसको नदियों में मिल जाए, पर वो नदियों वाली नहीं खानी, उसको अरब सागर वाली मछली खानी है। तो वहाँ से वहाँ तक मछली कैसे आएगी? इसी फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से। बड़े बड़े डेक से वहाँ से मछली को उठाया जाता है, उनके अंदर की काटी पीटी करके डेक, उस पर ही पूरे के पूरे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वहीं से पैकेज करके इसको फ्रीज करके और फिर मेगा स्टोर्स तक भेज दिया जाता है। इसी तरह से आप तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं, यही है फूड प्रोसेसिंग। अब इस फूड प्रोसेसिंग में क्या होगा, क्या मतलब इस योजना का लाभ क्या था? पहला तो इसका था कि कृषि का पूरक तलाशना। आज भी बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो बिना भोजन के सो जाते हैं, भूख के मारे बुरी हालत है, और बहुत समस्याएं रहती हैं, लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा है, तो कृषि इसकी पूर्ति नहीं कर पा रही है। तो इस योजना के माध्यम से उन रास्तों को तलाशने की कोशिश की गई जो कृषि की कमी को पूरा कर सकें। दूसरा, प्रसंस्करण को अत्यधिक आधुनिक बनाना, अत्याधुनिक बनाना, यानी कि प्रोसेसिंग को बेहतर से बेहतर मशीनों के द्वारा करना, ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक उसको रखना, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरह से करना, और कृषि की बर्बादी को रोकना। साथ में किसान की आय में वृद्धि करना एवं रोजगार के अवसर उपस्थित करते हुए ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, ये इस योजना का उद्देश्य था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। उसके बाद कृषि के साथ में जो सबसे ज़्यादा संलग्न जो सहायक क्रिया है वह है पशुपालन, और पशुपालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वह है चारा। भारत में आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पशुपालकों को ठीक से चारा नहीं मिल पाता है, और यदि वह ठीक से चारा मिलता भी है तो वह वर्ष भर अनुपलब्ध जैसी स्थिति में रहता है, उसकी अनुपलब्धता देश में हो जाती है। तो एक कार्यक्रम शुरू किया गया, त्वरित चारा विकास, त्वरित मतलब तुरंत चारा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया सन 2011 और 12 में 300 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ इस योजना को चालू किया गया, और शुरू में लक्ष्य रखा गया कि 2500 गांवों तक इसकी पहुंच बनाई जाए। उद्देश्य क्या थे? किसानों को लाभ पहुंचाना। बिल्कुल लाभ तो पहुंचेगा ही भाई, जब उनको चारा मिलेगा तो उनके पशु जो हैं, दुधारू पशु हैं, उनके दूध की मात्रा बढ़ेगी, दूध की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि किसानों का आय बढ़ जाएगा, किसानों की आय बढ़ जाएगी। दूसरी बात है चारा उत्पादन बढ़ाना। यदि प्रति हेक्टेयर इतना चारा उत्पादन हो रहा था तो प्रति हेक्टेयर इतना मतलब उससे बढ़ाकर चारे का उत्पादन करना, ये लक्ष्य था। और तीसरा लक्ष्य था वर्ष भर चारे की उपलब्धता। आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, खासकर गांवों में चरागाह की स्थिति रहती है। चरागाह, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हर गांव के पास कहीं 100 बीघा जमीन चरागाहों के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है, जिसमें गांव के पशुपालकों के जो पशु हैं, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, वो सब हैं, उन सब के लिए एक चरागाह है कि उसमें घास उगता रहे और पशु वहाँ पर जाके चरते रहें। पर गांव के दबंग टाइप लोगों ने उस भूमि को धीरे धीरे अधिग्रहित कर लिया है, कब्जा कर लिया है उस पर। तो इस चीज़ पे भी गांव वालों को थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए, और अपने ज़िले के जो जिलाधिकारी हैं उन तक ये सूचना पहुंचा के उस भूमि को कब्जा मुक्त कराना चाहिए। उसके बाद एक और बड़ी योजना किसान कॉल सेंटर योजना। किसान जो भारत में है उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि वह कृषि के मामले में
उतना ज़्यादा शिक्षित नहीं है, एक वो परंपरागत तरीके से कृषि को करते चला आ रहा है। ठीक है, वही मतलब पानी देना, उसके बाद सूखने का थोड़ा वेट करना। मैं कृषि क्षेत्र से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, मतलब मेरा घर में कृषि तो नहीं होती है, परंतु हमारे आसपास क्षेत्र है, थोड़ा बहुत देख के जानकारी हो जाती है। पहले उसमें हल चलाया जाता है, उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, तमाम चीज़ें उसमें रहती हैं, तो एक परंपरागत तरीका है। पर यदि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना है तो नवीनतम तरीकों को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, अच्छे गुणवत्ता के बीज का प्रयोग करना पड़ेगा, अच्छी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, समय समय पर सिंचाई करनी पड़ेगी, समय समय पर उचित खाद डालना पड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं। और इन तमाम चीज़ों को करते हुए यदि किसी व्यक्ति को कोई भी तकनीकी समस्या आ जाती है तो उस तकनीकी समस्या को समाप्त करने के लिए उस किसान के पास उस समय कोई भी त्वरित समाधान देखने के लिए नहीं मिलता है, वो इधर उधर से पूछ के ही कर सकता है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए केंद्र सरकार ने सन 2004 में किसान कॉल सेंटर योजना को चालू किया और भारत का पहला किसान कॉल सेंटर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या था कि किसान की कृषि संबंधी जितनी भी तकनीकी समस्याएं हैं, जो भी इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल इश्यूज हैं, उन इश्यूज को प्रायोरिटी पर रखते हुए बिना देरी किए फोन पर तुरंत समाधान दिया जाए उन तकनीकी समस्याओं का और उस किसान को लाभ पहुंचाया जाए। जो भी प्रॉब्लम किसान को आ रही है वो किसान की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये योजनाएं खाली पढ़ने के लिए नहीं है, इनका लाभ भी उठाना चाहिए। ये तमाम योजनाएं जो आप पढ़ रहे हैं, इनका लाभ भी जो आपके काम की है उसका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, अपने गांव के पटवारी को पकड़ना चाहिए। अब आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। लोग बताते ही नहीं है, बिना पैसा दिए बताते नहीं है, परंतु जब आप पटवारी बन जाएंगे तो आपका धर्म है कि आप किसानों को ये सब चीज़ें बताएं, उनको लाभान्वित करें। ठीक है, तभी देश का विकास होगा। ये जो किसान कॉल सेंटर योजना है ये 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर गांव का कोई किसान है और बेचारे को हिंदी के अलावा कुछ आता ही नहीं है तो बोलेगा उधर से कि भाई मैं तो आपको बस इंग्लिश में ही समाधान दे सकता हूँ और आप भाड़ में जाओगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी भी लोकल लैंग्वेज में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पा सकता है। तो ये किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर है 1551 1551 1551 1551। यदि आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो 1881 1551 1800 180 1551। तो ये योजना है। अभी 2 योजना और हैं, वो आपको बताता हूँ, देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। ठीक है, इन योजनाओं के बारे में मैं आपको बहुत डीप और संक्षिप्त तरीके से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि घंटों घंटों लगा रहे हैं, बस जरूरी है, सब आप देखते रहिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड योजना का मतलब खाली ये आप नहीं मानिए कि भाई खाली क्रेडिट कार्ड ही पकड़ाया जा रहा है। वास्तविकता में ये एक रिस्क कवर योजना जैसा था, इसमें बीमा भी दिया जा रहा था और अपने काम को बढ़ाने के लिए ऋण भी किसानों को दिया जा रहा था। सन 1998 में ये योजना चालू की गई, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसके मुख्यतः 3 उद्देश्य थे कि किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, कि भाई किसान अपना काम बढ़ाएगा, अपने खेतों में जाएगा, अपने खेतों में उसको बीज चाहिए, उसको खाद चाहिए या अन्य उपकरण चाहिए, तो उन उपकरणों के लिए, उन बीज के लिए, उस कृषि सहायक सामग्री की उपलब्धता के लिए उसको जिस धन की आवश्यकता है और वह धन उसके पास नहीं है, तो वह सरकार से उस धन को ऋण के तौर पर ले सकता है न्यूनतम ब्याज दरों पर। ठीक है, सेठ साहूकार बहुत मोटी मोटी लगाते थे आपकी ब्याज दर, और आदमी जो किसान था वो कभी उसको चुका ही नहीं पाता था। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, फसल बीमा उपलब्ध करवाना। ऐसा नहीं कि ऋण दे दिया और बात खत्म हो गई। आप क्या काम करेंगे? फसल बीमा भी इसके माध्यम से ले सकते थे। आपने अपनी अच्छी खासी फसल बोई और फसल बोने के बाद ये ऋण लेकर बोई और आपकी फसल नष्ट हो गई, तो अब उसका भी बीमा मिलेगा और उसका लाभ भी उधर होगा, ऋण में भी कुछ ना कुछ छूट मिलेगी, ऋण में भी छूट मिलेगी। और तीसरा इसका लाभ था व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा।
ठीक है, यानी किसान यदि कार्य कर रहा है और उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या अपने जीवन में कहीं भी कार्य कर रहा है, दुर्घटना हो जाती है, तो उस रिस्क को भी कवर करने का काम ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना कर रही थी। यानी कि ऋण देना, फसल बीमा उपलब्ध करवाना और दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाना, ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अगर ऋण की बात करें तो कोई भी किसान 1998 की बात है 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता था। 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता था। एक बहुत बड़ी अमाउंट थी 1998 के हिसाब से। और यदि वह किसान 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के बीच का ऋण मात्र 6 महीने के लिए लेता है कि सर 6 महीना में मैं चुका दूंगा, तो केवल और केवल 4% ब्याज दर उस व्यक्ति पर लगेगी। बहुत कम, ठीक है, अपेक्षातः बहुत कम है, अपेक्षातः बहुत कम है। और यदि ये 50,000 से 3 लाख रुपए तक की रकम 1 वर्ष के लिए लेता है तो यह ब्याज दर 7% के तौर पर लगेगी। ये एक ऋण का खाका था। अब बात करते हैं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की। अगर किसी किसान के साथ में दुर्घटना हो जाती है और इस योजना के अंतर्गत उसने व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा करवाया हुआ है, तो 2 कंडीशन बनती है। दुर्घटना में या तो मृत्यु हो जाए या विकलांगता उस आदमी को हो जाए, वो हैंडीकैप हो जाए, दिव्यांग हो जाए, ठीक है। तो मृत्यु अगर हो जाती है तो 50,000 रुपये उस व्यक्ति के परिवार को मिल जाएंगे, और यदि वह विकलांग हो जाता है तो 25,000 रुपये तक देने का प्रावधान इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना में है। तो इन योजनाओं का निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। यहाँ ततैया घुस गया है, ये पीले वाला, ये बड़ी जोर से काटता है, पता नहीं कहाँ से आ गया, पर चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पंखे में चल के और शहीद भी हो गया है, कोई बात नहीं। अब अगली बीमा योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में तो सुना ही होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शॉर्ट फॉर्म है PMFBY। 13 जनवरी सन 2016 में ये योजना को चालू किया गया। नाम से पता लग रहा है कि फसल बीमा के लिए इसको चालू किया गया था। उद्देश्य क्या था कि फसल को बीमा प्रदान करना, किसान को फसल बीमा प्रदान करना। और एक पॉइंट आप इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? फसल बीमा मिलेगा, यानी कि फसल नष्ट होगी तो बीमा मिलेगा, पर किन आधार पर, किन शर्तों पर बीमा मिलेगा? तो प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से, ये पॉइंट आप नोट कीजिए, प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से यदि फसल नष्ट हो जाती है तो ही बीमा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आग लगना, देखो आग भारत में सामान्यतः आग लगती नहीं है। भारत में जो प्राकृतिक घटना है जिनके कारण फसल नष्ट हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, सूखा पड़ सकता है, ठीक है, या तेज तूफान चल सकता है। इन 3 ही के कारण सबसे ज़्यादा फसल नष्ट होती है, या बहुत भयंकर बारिश हो गई तो उसके कारण। ये कुछ 3, 4, 5 कंडीशन ही हैं जो भारत में प्राकृतिक घटनाओं में आती हैं जिनके कारण फसल नष्ट हो सकती है। अब कोई कहने लगा कि सर भारत में साइक्लोन आ गया था, रात को आया था, मेरे को पता नहीं लगा, ठीक है, सर टॉर्नेडो आ गया था, मेरी फसल सारी उजड़ गई, तो ये सब अमान्य है। दूसरी बात है, बोलने लगा सर मेरे खेतों में आग लग गई या मेरे खेतों में किसी ने आग लगा दी, तो उससे इस फसल बीमा योजना कोई मतलब नहीं है। यदि किसान की फसल प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से नष्ट हुई है तो उस व्यक्ति को फसल बीमा के तहत लाभ दिया जाएगा, उसको कंपेंसेशन वहाँ पे दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो कार्यदायी संस्था है वह है भारतीय कृषि बीमा कंपनी। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इस योजना के तहत बीमा करती है तथा व्यक्तियों को लाभान्वित बनाती है। अब मुख्यतः 2 प्रकार की फसलें भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। रबी की फसलें जिनमें गेहूं एक प्रमुख फसल है, और खरीफ की फसल जिसमें चावल एक प्रमुख फसल है। अभी कृषि पढ़ेंगे, कभी आगे देखेंगे फिर। तो यदि रबी की फसल नष्ट होती है तो फसल का 1.5% बीमा राशि के तौर पर, राहत राशि के तौर पर दिया जाता है। और यदि खरीफ की फसल नष्ट होती है तो फसल का 2% जो भी बनता होगा वो किसान को मुहैया कराया जाएगा। तो ये योजनाएं हमने यहाँ पर पढ़ी, देखी, समझी। और भी योजनाएं हम पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।